एक गुजराती भजन है, बहुत सुंदर है, चित्तवृत्ति के ऊपर है। जो महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या में बताया ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्तवृत्ति को किस तरह हमारे अंदर इसको निपटते हैं, इसके लिए ये भजन सुंदर है। चित्तवृत्ति ने संकेली उंदे ऊर माउतर जे एक श्री हरिज जोजे बीजू बधु विसरजे। चित्तवृत्ति ने संकेली अज्ञान तिमिर तड़से ने ज्ञान तेज मड़से। अज्ञान तिमिर तड़से ने ज्ञान तेज मड़से। पुण्यो नवा प्रकट से पुण्यो नवा प्रकट से। पापो जुना प्रजल से चित्तवृत्ति ने संकेली उंदे ऊर माउतर जे। हरि दूध छे तो तेमा साकर समो पिघळजे। हरि दूध छे तो तेमा साकर समो पिघळजे। एथी दुख रोग मृत्यु एथी दुख रोग मृत्यु। तने नाक दीप जवशे एथी दुख रोग मृत्यु। तने नाक दीप जवशे चित्तवृत्ति ने संकेली उंदे ऊर माउतर जे। कृपालु कृष्ण स्वामी कृपालु कृष्ण स्वामी अलगो फरी न करशे। कृपालु कृष्ण स्वामी अलगो फरी न करशे। पछी सुख शांति साथे पछी सुख शांति साथे आनंद मां विचरजे। पछी सुख शांति साथे आनंद मां विचरजे। चित्तवृत्ति ने संकेली उंदे ऊर माउतर जे। एक श्री हरिज जोजे बीजू बधु विसरजे। And good evening friends. तो ये चैप्टर की यात्रा तो लंबी चली है, ये 6वां लेक्चर है और शायद एक दो और भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत मेरी दृष्टि से तो बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। हमारे अंदर का जो कारोबार है, हमारा अंदर का जो बैंकिंग है, ये इसको समझने के लिए
हम घाटे में हैं या हम फायदे में हैं, क्या है हमारी स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए ये चैप्टर जानना समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि है थोड़ा डिफ़िकल्ट, आप शायद अकेले पढ़ नहीं सकते, अकेले पढ़ोगे तो थोड़ी देर के अंदर थोड़ा बोर फील करने लगोगे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। पर जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है और हम डिस्कस भी कर सकते, समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये सब हमारे हर रविवार प्रोग्राम चलते रहते हैं। अब लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि कौन से सेंटर से सबसे ज़्यादा हमारा एनर्जी वेस्ट होती है और हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो मूविंग सेंटर के अंदर सबसे कम जो है एनर्जी का वेस्ट होता है। उससे ज़्यादा जो होता है वो इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर होता है। उसके से भी ज़्यादा जो है वो इमोशनल सेंटर के अंदर, और सबसे ज़्यादा सेक्स सेंटर के अंदर। तो इस तरह हमारा एग्जॉशन जो है एनर्जी का व्यय वो होता रहता है। तो इन चारों के ऊपर हमें इस तरह काम करने चाहिए, और जितनी एनर्जी को हम सेव कर सके इतना अच्छा है। और जब एनर्जी की बात आती है तो एक बात है कि हम इमोशनल एनर्जी और सेक्स एनर्जी की बात करते हैं। अब इमोशनल एनर्जी और सेक्स एनर्जी जो है वो दोनों मिलके भी एक एनर्जी बनती है। इसको यहाँ तो तावड़िया जी ने नहीं बताया है, पर पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर डिज़ायर के चैप्टर में बताया है। तो एक दूसरी एनर्जी का नाम तो हमें पता है, जो लोग तावड़िया जी का पढ़ते हैं उनको पता है कि एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस। तावड़िया जी ने जो 7 एनर्जी बताई उसमें एक एनर्जी है एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस, सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिवनेस। सेंसिटिविटी जो है वो पॉजिटिव है, सेंसिटिवनेस है वो नेगेटिव है। तो हमारे अंदर जो कोई नेगेटिविटी पड़ी है और वो जो एक्सप्रेस होती है, उसका कारण तावड़िया जी कहते हैं कि ये एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस है। और उसका केंद्र भी मणिपुर है, मतलब कि जहाँ हमारा एनिमल सेल्स जो वहाँ पड़े हुए हैं वहीं से ही ये उसका वो प्रकट होती है एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस। अगर योग करके एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस को एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी में बदल देते हैं तो इससे आध्यात्मिक फ़ायदा ज़्यादा होता है, आध्यात्मिक हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो योग का काम ये है कि हमें एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस के अंदर सेंसिटिवनेस से सेंसिटिविटी की ओर यात्रा करना है, उसको इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब इमोशन और सेक्स दोनों एनर्जी मिल जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। उसका अगर पॉजिटिव उपयोग होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टिव ये होता है डेवलपमेंट, वरना फिर नेगेटिव हो जाता है। अब थोड़ा आज मैथमेटिकली भी उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। तो क्या करते हैं तो गलत हो जाता है, जैसे कि बार बार एक बात आती है कि कमान किस तरह कमान दिया जाता है और कौन किसको किस तरह कमान देता है, इसके ऊपर हमारी जो इंटेंसिटी जो है वो बनती रहती है। तो अगर गलत कमान चला गया तो वो माइनस में चली जाती है, और अगर सही ढंग से कमान दिया गया, कन्विंस करके कमान दिया गया दूसरे सेंटर्स को, तो वो पॉजिटिव बन जाती है और हमारा उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वो बात अभी यहाँ आगे के पैराग्राफ में बताते हैं। इनर डिसिप्लिन पेज नंबर 96। लेट अस एग्जामिन व्हाट हैपन्स विद इन आवर ग्रे मैटर नॉर्मली एंड व्हाट कुड हैपन विथ ए लिटल केयर। तो हमारा जो ग्रे मैटर है, यहाँ जो ISM केंद्र जहाँ पड़े हैं, ब्रेन का जो पार्ट है, वहाँ क्या होता है और अगर थोड़ी केयर ली जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है, ये एक एग्जांपल से फिगर से समझाते हैं। द इंटेलेक्चुअल एट 1000 और 1500 इश्यूज ए कमांड डायरेक्टली। यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर अभी 1500 के इंटेंसिटी के ऊपर एक कमांड इश्यू करता है। साइमल्टेनियसली एज दिस कमांड रीचेस
द मूविंग सेंटर फॉर इट मस्ट एट एवरी इश्यू ऑफ कमांड। तो ये द इमोशनल एंड सेक्स सेंटर इश्यू ए जॉइंट -2000 एंड -4000 काउंटर कमांड रिस्पेक्टिवली। तो जब इंटेलेक्चुअल सेंटर ने +1000 या 1500 का कमांड तो कर दिया, पर ये इमोशनल और सेक्स सेंटर को कन्विंस नहीं किया था, उनकी सम्मति नहीं ली थी और अपने आप में ये कमांड कर दिया था। और जो मूविंग सेंटर है वो तो उसमें है, साथ में है ही, पर क्या होता है कि इसके सामने अब उसके सामने अब इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर ने भी कमांड इश्यू किए और वो माइनस के कमांड इश्यू हो गए हैं। तो इमोशनल सेंटर के कमांड जो आया वो उसमें से -2000 और सेक्स सेंटर से -4000। ठीक है। दिस रिजल्टेंट -3000 लेस 1500 is equal to -4500 is predominant and moving center merely carries out this reverse command। अब क्या हुआ कि ये जो है इसका टोटल इमोशनल और सेक्स का मिलके 6000 होता है, माइनस में है, और इंटेलेक्चुअल का प्लस के अंदर 1500 है। तो उसमें से उसको बात करेंगे तो -4500 फिर भी रहेगा। 1500 वो पॉजिटिव है, इसीलिए फिर भी -4500 कुल मिला के रहेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। The resultant of this single operation is not -4500, the plus 1500 becomes -1000, therefore -6000 and -1500 is equal to -7500। अब क्या हुआ कि जो इमोशनल या से इंटेलेक्चुअल सेंटर ने जो 1500 का कमांड दिया था वो प्लस में था, पर क्योंकि उसने कंसर्न नहीं किया तो वो प्लस से वो माइनस हो गया, क्योंकि इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो माइनस हो गया। तो ये दोनों का कुल मिला के इमोशनल और सेक्स का तो 6000 था ही, और अब इंटेलेक्चुअल का भी जो प्लस था वो माइनस हो गया और वो भी उसमें ऐड होता है, तो फिर -7500 हो गया। तो यहाँ ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि एक कमांड गलत जाता है तो कितना बड़ा लॉस हो जाता है, और सही ढंग से ये होता तो ये +7500 हो जाता। तो एक सिंगल ऑपरेशन के अंदर भी इतनी सारी एनर्जी जो है, ये फिगर है एक प्रकार की एनर्जी के ही फिगर है, तो इतनी सारी एनर्जी का हम लॉस झेलते हैं इसके अंदर। और अगर सही ढंग से इसका ऑपरेशन होता है तो ये पूरा -7500 के बदले +7500 हो जाता। मतलब कितना गेन हमें होता है, और गलत होता है तो कितना नुकसान होता है, ये इस एग्जाम्पल से बताने का प्रयत्न करते। अब अगर सही ढंग से कमांड किया होता है तो किस तरह ये पूरा प्लस में जाता वो बताते हैं। At the intellectual center, before issuing the command, consulted the emotional center, it would have joined, that is accepted, so it would have been +1500 intellectual plus 2000 emotional is equal to 3500 plus. Would contact the sex center if necessary for the issue of command, and in that case the sex center would accept, that is +3500 and +4000 is equal to +7500 would have been the resultant intensity of the single operation। तो देखो अभी यहाँ सही ढंग से ये चारों केंद्रों ने काम किया तो एनर्जी बनने लगी, साथ +7500 हो गई। जो माइनस में थी तो क्योंकि इंटेलेक्चुअल सेंटर ने पहले इमोशनल सेंटर को कंसर्न किया, इंटेलेक्चुअल के सेंटर के पास तो +1500 था ही, उसके साथ में जो इमोशनल सेंटर के पास +2000 था, तो कुल मिला के 3500 हो गया। और फिर इन लोगों ने सेक्स सेंटर को कंसर्न किया ज़रूरत के हिसाब से, तो वहाँ से भी 4000 प्लस इंटेंसिटी मिल गई। कुल मिला के पूरे ऑपरेशन के अंदर 7500 प्लस इंटेंसिटी मिल गई। तो ये ज़रूरी है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये तो यहाँ ऑन पेपर फिगर आउट किया हुआ है, हमारे अंदर प्रैक्टिकली ये कैसा करें ये हमेशा
हमारे अंदर एक विधा रहती है कि क्या करें कि हम ये हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर सही ढंग से कमांड दे और दूसरे का साथ ले। तो ये एक हमेशा प्रश्न रहता है। फिर भी कुछ अगर समझदारी से काम करते हैं, अंदर कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, तो समझ में आता है कि जो अंदर एक दूसरी तरह समझे उसको, तो अंदर एक जो विचार आता है उसका तरफ जब एप्लीकेशन के लिए हम दौड़ते हैं तो मतलब ये हुआ कि ये गलत कमान हुआ। एक मुझे विचार आया, चाहे अच्छा विचार है, प्लस 1500 का एक विचार मेरे अंदर आया, ठीक है, और अच्छा विचार है, पर क्योंकि वो विचार अच्छा है इसलिए मैं तुरंत उसको अप्लाई करने के लिए दौड़ूंगा, फिर दूसरे सेंटर्स की कंसर्न नहीं लूँगा, तो फिर क्या होगा, ये जो है वो अच्छा विचार है वो भी माइनस में चला गया जाएगा। तो रफली हमको समझना है तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि भाई जब भी हमें अच्छा एक विचार, चाहे जितना भी अच्छा हो, पर तुरंत इसका एप्लीकेशन के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं, तुरंत उसका अमल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा अंदर देखना ज़रूरी है और थोड़ा भाव केंद्र को जगाना ज़रूरी है। अंदर देखना चाहिए कि भाई हमारा भाव क्या कहता है। ये तो मान लीजिए कि कोई बुद्धि का हिस्सा इसमें काम कर रहा है, पर अभी हमारा भाव क्या काम कर रहा है, भाव के अंदर क्या चीज़ पड़ी है, तो वो जरा भाव को जगा के देखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर पता चलेगा कि ये भाव केंद्र है वो इसमें कितना एक्टिव है या पैसिव है या नेगेटिव है। तो राइट हम इमोशंस को जगा सकते हैं। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पर हमने कभी काम नहीं किया इसीलिए ये सब डिफिकल्ट लगता है। नॉर्मल कोर्स में एग्जाम्पल से समझे हम, तो एक चीज़ जैसे मैंने बताया, एक विचार आया और इस विचार के साथ में उसी दौरान हमारे अंदर थोड़ा इमोशनली जागृति बनाने की है और ज़रा देखना है कि भाई ये जो मैंने सोचा है, मैं करने जा रहा हूँ, वो सही सही है क्या नहीं। तो इस तरह हम थोड़ा इमोशनल सेंटर को भी जगाएंगे तो उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा। चाहे ये फिगरों में हम न पढ़े, फिर भी हम इतना तो कर सकते हैं कि हर विचार या हर जो अमल करना है उस दौरान हमें इतना तो कर सकते हैं, एक विचार आया तुरंत उसको अमल नहीं करना है, थोड़ा रुक के ज़रा इमोशनल सेंटर को जागृत करके फिर कुछ प्रयत्न करेंगे तो ये पॉजिटिवली सब कुछ हो सकता है। ट्राई करके देखना, यही एक उपाय है। It would be a satisfying command with the least internal friction resulting in happiness due to the operation of the function and the bank balance, and the person concerned would be richer, happier and healthier for it. तो अगर ये अच्छी तरह ये सेटिस्फाइंग कमांड इसके अंदर आता है तो व्यक्ति के अंदर एक हैप्पीनेस का भाव आता है, हेल्थ उसकी अच्छी रहती है और अंदर उसका बैंक बैलेंस मतलब इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बैलेंस है वो भी बढ़ता जाता है और एक अंदर एक सेटिस्फेक्शन बनता रहता है। तो ये भी एक हमारे लिए मापदंड है कि कोई चीज़ अगर हम करते हैं और उसके अंदर कुछ हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो समझना चाहिए कि ये कुछ गलत कमांड से सब हो रहा है। तो हमेशा ये भी एक हम मापदंड से जान सकते हैं कि एक विचार आया और जब इसको अमल करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ मज़ा नहीं आता है, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, कुछ ऐसा अंदर संतोष नहीं आता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये सब थोड़ी गड़बड़ी है क्योंकि अंदर कमांड और डिकोडिंग सही ढंग से नहीं हुआ है। तो इस तरह भी हम अपना इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। Whilst in the former case the operation ends in internal friction, depression and loss of health, besides the inner bank balance and the person concerned only become poorer. तो अगर वो -7,500 वाला जो ऑपरेशन होता तो क्या होता कि फिर वो तो उसके हिसाब से तो हमें एक डिप्रेशन आ जाएगा, ऐसा जब गलत होता है तो, या फिर लॉस ऑफ हेल्थ होती है और अंदर का बैंक बैलेंस जो है हमारा इंटेंसिटी का वो भी कम हो जाएगा और व्यक्ति इस माने में गरीब हो जाएगी अंदर से। द अदर पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इफ दिस इनर ऑपरेशन ऑफ प्ले ऑफ सेंटर्स और प्ले ऑफ क्वालिटीज फॉर द इश्यू ऑफ कमांड takes a friction of a moment or a friction of one pulse beat, then the score is as
stated above. अब ये आगे हम आगे का चार्ट के अंदर देखेंगे कि किस तरह हमारा पल्स बीट के साथ किस तरह हमारा स्कोर होता है, वो आगे उन्होंने बताया है। तो जब अंदर फ्रिक्शन होता है और फिर जो स्कोर बनता है तो वो नेचुरली माइनस का स्कोर ही बनेगा, वो हम आगे देखेंगे। शुड दिस ऑपरेशन टेक लॉन्गर और शुड दिस पर्टिकुलर डिकोडेड थॉट बी हेल्ड लॉन्गर, देन द रिजल्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ बीट्स दैट दिस थॉट इज हेल्ड फॉर। अब ये थोड़ी टेक्निक बताते हैं अंदर कि अगर हमारे अंदर जो ऊर्जा बनती है, ये इंटेंसिटी बनती है, इसको अगर आपको और ज़्यादा बनाना है, एक ही ऑपरेशन के अंदर आप बहुत सारी एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि जो डिकोडिंग की प्रोसेस होती है नॉर्मल कोर्स के अंदर, जो एक पल्स बीट के अंदर हो जाती है, तो उसके बदले उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करना चाहिए। तो मतलब कि वहाँ धारणा की स्थिति हम जब डेवलप करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, कोई जो चीज़ अंदर चल रही है उसके ऊपर कंसंट्रेशन जब करते हैं, तो ये डिकोडिंग की प्रोसेस जो है वो लंबी चलती है और उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो एनर्जी या इंटेंसिटी बनना है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर आपके अंदर थोड़ी कंसंट्रेशन पावर है, धारणा की आपके अंदर शक्ति है और आप इस तरह भी काम करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी का ज़्यादा फायदा हो सकता है। पर इसके लिए थोड़ा योगा का अभ्यास किया है, 3 स्टेप रिफाइनिंग सब कुछ अच्छा तरह किया है, तो हम ये धारणा या कंसंट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये धारणा या कंसंट्रेशन जो है वो हमारा ये ब्रेन का ISM केंद्रों का काम नहीं है, जिसको हम सेक्शन 1 कहते हैं ब्रेन का, वो सेक्शन 1 का काम नहीं है, वो दूसरा ब्रेन है, सेक्शन 2 ब्रेन है, उसका काम है। तो वो थोड़ा डेवलप होता है तो फिर हम इस तरह एनर्जी को ज़्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द ऑपरेशन वी जस्ट नोटिस्ड हैज़ ए -7500. If rightly done, the score would have been plus 7500, and if it were held a little longer, then the resultant score would be higher. तो जो पहले का जो एग्जांपल में बताया, एक तो -7500 था, फिर अच्छी तरह कमांड दिया है तो प्लस 7500 हुआ, पर उससे भी और बढ़ाना है उसको, तो ये जो डिकोडिंग की प्रोसेस हो रही है उसको प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, तो फिर और 7500 से भी ज़्यादा प्लस इंटेंसिटी मिल सकती है। दिस होल्डिंग ऑन to the decoded thought jointly by the 3 centers is normally understood as concentration, and the world over people break their heads and their hearts to achieve this. तो ये एक कंसंट्रेशन की या धारणा की स्थिति है कि जो अगर हम करते हैं तो यहाँ हमें ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है, पर ये मुश्किल है, इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग इसके लिए अपना जो है सिर पटकते हैं और हृदय को तोड़ते हैं, तब भी ये फिर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ इस तरह एक कितना मुश्किल है ये यहाँ बताते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बाय द सेंटर और सेक्शन 1 ऑफ द ब्रेन। तो ये सेक्शन 1 ब्रेन का जो भाग है, ISM केंद्र जहाँ होते हैं, इसका ये भाग नहीं है, वहाँ से कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये चारों की तो रमत हमेशा चालू रहती है, एक प्ले चालू रहता है, एक जो गेम है वो चालू रहती है। इसकी वजह से वहाँ कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है दूसरा ब्रेन से करना पड़ता है, और पहले उसको थोड़ा डेवलप भी करना पड़ता है। Dear reader, please note that this cannot be done because it is not natural. तो ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ये कुदरती भी नहीं है ये कंसंट्रेशन करना, क्योंकि ISM केंद्र जो है उसकी रमत जो है उसको तो होने देना है, वो चालू रखना है, उसको उसके अंदर करेक्शन करने की ज़रूरत है, उसको एकदम बंद करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो तो आफ्टर ऑल एनर्जी बना ही रहा है और इसकी हमें ज़रूरत है। पर जो ज़रूरत है वो सब सही ढंग से हो, राइट कमांड से सब कुछ होता हो तो फिर वो ठीक है। बाकी उसको दबा के खरीदने जाएंगे तो वो अननेचुरल हो जाएगा, या फिर IESM केंद्र से हम कंसंट्रेट करने का प्रयत्न करेंगे तो भी अननेचुरल हो जाएगा। वो मैंने कहा इस तरह वो सेक्शन 2 से अगर कंसंट्रेशन होता है तभी वो नेचुरल होगा। सेक्शन 1 से कंसंट्रेशन का प्रयत्न करेंगे तो वो अननेचुरल हो जाएगा। द सेंटर्स in a split second must each react individually to the coded impulse received, and even if they want to do this would be prevented from doing so by nature's simple laws. तो इस तरह ये डिकोडिंग की प्रोसेस होती है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है और इसीलिए वहाँ कुदरत अलाउ नहीं करती है हमें कुछ भी करने के लिए, दूसरी चीज़ करने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस होने देना है, क्योंकि इससे ही हमारी चित्तवृत्ति बनती है और इसके द्वारा ही हम इस जगत को महसूस कर सकते हैं, हम सब व्यवहार को महसूस कर सकते हैं। तो ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ये चारों केंद्र का चालू होना, सही ढंग से चालू होना, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। उसको दबाना नहीं है या उसका कुछ निरोध नहीं करना है, पर जो कुछ करना है वो अलग जगह से करना है। Does it then mean that none could concentrate or meditate? तो इसका मतलब ये हुआ तो फिर अगर ये हम IESM केंद्र से तो कर नहीं सकते तो फिर क्या होगा, फिर हम कभी भी कुछ कंसंट्रेशन और मेडिटेशन कर ही नहीं पाते हैं। We shall at length answer and properly explain this a little later. तो फिर वो बताएंगे कि ऐसा तो नहीं है, उसका और उपाय होता है, कुछ दूसरे ढंग से अगर हम कर सकते हैं तो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं। There can never be a virgin or unalloyed intensity of one center, that is a command issued by one center only. तो ये बात तो आगे भी वो कई बार कह चुके हैं कि भाई कोई एक सेंटर से कमांड नहीं आता है, ये कोई भी जो ऑपरेशन होता है उसमें ये जॉइंट फंक्शंस होते हैं, जॉइंट ऑपरेशन होता है, मतलब कि अलग अलग सेंटर्स का इसके अंदर रोल होता है। तो वो कभी भी वो वर्जिन नहीं होते, इतने शुद्ध नहीं होते, और अनएलॉयड मतलब अकेला कोई सेंटर का काम नहीं होता है। Therefore, each decoded thought or resultant intensity is a product of the intensities of different centers, of which some may be plus or minus or zero or all plus etc. तो क्योंकि ये हर सेंटर इसके अंदर इन्वॉल्व है और हर सेंटर के अंदर कुछ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल के अंदर प्लस था, पर इमोशन के अंदर माइनस था और सेक्स के अंदर भी माइनस था, तो सब पूरा माइनस में चला गया। तो इस तरह जो है वो हर एक ऑपरेशन के अंदर ये तीनों चारों सेंटर्स का कुछ ना कुछ रोल, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है। Therefore, each decoded thought or resultant intensity is a product of the intensities of different centers. ये हो गया। अब आगे, each internal operation actually takes 1/12 of a pulse beat, and this is a period for the score to be calculated. तो हर एक ऑपरेशन होता है वो एक पल्स बीट का 12वां भाग जो होता है उसके अंदर हो जाता है, एक पल्स बीट भी नहीं। एक पल्स बीट तो मतलब एक पल्स बीट जो है वो तो एक सेकंड से भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि 72 पल्स बीट और 60 सेकंड्स होता है। तो 60 सेकंड में 72 पल्स बीट होती है नॉर्मल व्यक्ति के अंदर। तो ये तो उसमें तो पल्स बीट एक सेकंड से भी ज़्यादा हो गई, और उसका भी 12th जो भाग है, उसका 12वां भाग है, उसके अंदर ये एक ऑपरेशन हो जाता है। मतलब डिकोडिंग की प्रोसेस होना और जो इंटेंसिटी बनना वो 1/12 जो है वो पल्स बीट के अंदर हो जाता है। नो ऑपरेशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर कैन टेक मोर देन 1/12 ऑफ अ पल्स बीट।
तो इससे ज़्यादा नहीं होता है, ये 1/12 पल्स बिट के अंदर ये ऑपरेशन नॉर्मल कोर्स में ख़त्म हो जाता है। द इनसाइड बैंक बैलेंस इज ऑपरेटेड फॉर ईच डिकोडेड थॉट एट द रेट ऑफ 1 ऑपरेशनल स्कोर एडेड और डिडक्टेड पर 1/12 ऑफ पल्स बीट रेट। तो वो जो हमारा अंदर का जो बैंक बैलेंस होता है अंदर का, मतलब कि जो इंटेंसिटी का जो स्कोर होता है वो हर एक सेंटर की जो इंटेंसिटी है उसके मुताबिक प्लस माइनस होता जाता है, पर ये 1/12 पल्स बीट के अंदर ही ये सब हो जाता है। किसी के अंदर माइनस है, किसी के अंदर प्लस है, ये सब कुछ कैलकुलेशन जो है वो फटाफट 1/12 मतलब एक नैनो सेकंड से भी कम है। ये इतनी कम समय के अंदर ये चीज़ होती है। द बैलेंस इन द अकाउंट इज कैश और बैंक्रप्सी, व्हाट वी कॉल विजडम और फुलिशनेस। तो अभी जो बैलेंस रहेगा ये जो ऑपरेशन के बाद में, तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आपको इसमें बढ़ावा मिलेगा या फिर तो दिवालिया हो जाएंगे, मतलब चला जाएगा। तो अगर जो फ़ायदा होता है उसमें ऐड होता है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, तो वो उसको हम विजडम कहते हैं। और अगर हम बैंक्रप्सी होती है, गंवा देते हैं, तो उसको फुलिशनेस कहते हैं। बेहतर स्टिल विद्या, नॉलेज ऑफ द लॉ, और अविद्या, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ। तो उसके लिए अच्छा शब्द ये है कि विद्या और अविद्या। विद्या मतलब कि जो कुदरत के कानून है उसका ज्ञान, वो विद्या है, और कुदरत के कानून जो है उसका अज्ञान, वो अविद्या है। जैसे कि लॉ ऑफ कर्म है, अभी लॉ ऑफ कर्म का अगर हमें ज्ञान नहीं है और हम गलती करते हैं तो वो अविद्या है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे अविद्या है तो हम चला जाएगा कि भाई मेरा क्या कसूर है, तो अविद्या है तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है। अविद्या को विद्या में हमें हमेशा बदलना पड़ता है। अविद्या है तो अविद्या के कारण जो कुछ गलती होती है उसका भी परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इतना विजडम डेवलप करना हमारे लिए ज़रूरी है। मोस्टली लाइक मोस्ट बिजनेस हाउसेस, ईच पर्सनस अकाउंट इज ए फुल ओवरड्रॉ टू द लिमिट। तो जैसे बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, और क्योंकि उनको बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अलग अलग रूप से तो मेंटेनेंस के लिए, तो वो हमेशा बैंक के कांटेक्ट में रहते हैं, अलग अलग बैंकों के साथ में उसका ये रहता है, एसेट्स वहाँ वो ये करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और जो बोरो करते हैं। तो इस तरह जो एक सामान्य आदमी है उसकी स्थिति भी ऐसी है, अंदर से जो है वो उसका माइनस के अंदर ही पूरा इसका जो अकाउंट है वो माइनस के अंदर ही रहेगा। प्रॉपर मेथड फॉर ईच ऑपरेशन एंड फंक्शन विद इन इज कॉल्ड फोकसिंग द माइंड। तो अगर सही ढंग से ऑपरेशन हम करते हैं, प्रॉपर मेथड से हम करते हैं ये ऑपरेशन को और इस काम को करते हैं, तो उसको फोकसिंग द माइंड कहते हैं। मतलब कि यहाँ अटेंशन हम लगा के करते हैं। अभी यहाँ अटेंशन का महत्व आपको समझ में आएगा। अटेंशन हम शब्द तो यूज़ करते हैं, पर जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है, अटेंशन पुअर होता है, अटेंशन भटकता रहता है, तो ये कभी भी प्लस इंटेंसिटी बनती नहीं है। डिकोडिंग के लिए भी जो यहाँ आगे बताया ना कि भाई ज़रा उसको प्रोलॉन्ग करना चाहिए डिकोडिंग, तो वहाँ भी अटेंशन की बहुत ज़रूर है। अगर आपका अटेंशन कंट्रोल्ड है, आपको आता है किस तरह अटेंशन को अप्लाई करना है, अटेंशन को पे करना, तो आप वहाँ अटेंशन को थोड़ी देर लगा सकते हैं और वहाँ ठहर सकते हैं और डिकोडिंग की प्रोसेस को लंबा कर सकते हैं। तो फोकसिंग का माइंड मतलब फोकस किससे होता है? अटेंशन से। अटेंशन जितना हम फोकस करेंगे इतनी वो चीज़ का हमें फ़ायदा मिलेगा। ज्ञान है तो हमें ज्ञान मिलेगा, और जो ऊर्जा है तो हमें ऊर्जा भी मिलेगी। बट विच माइंड? यहाँ फोकसिंग द माइंड पर कौन सा माइंड? इट इज़ नथिंग बट बीइंग अवेयर consciously in rare cases and unconsciously in most cases
of the need for internal harmony whilst decoding and issuing the command. तो ये यहाँ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस की बहुत ज़रूरत है, पर ज़्यादातर ये प्रोसेस जो है वो अनकॉन्शियसली होती रहती है। अगर हम कॉन्शियसली उसको कर सकते हैं तो उसका जो है परिणाम एकदम पूरा आता है। यहाँ हमें अवेयरनेस जागृति का महत्व क्या है ये समझ में आते हैं। हम बड़े बड़े महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, जागृति की बातें सुनते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता कि जागृति का महत्व क्या है। अगर अभी यहाँ आप इस ढंग से भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि अगर जागृति है तो डिकोडिंग की प्रोसेस अच्छी तरह बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी हम प्राप्त कर सकते हैं। और तावरिया जी ने भी पर्पस के अंदर पूरा एक चैप्टर लिखा है ऑन अवेकनिंग के ऊपर, जिसके हमने लास्ट ईयर देखे थे। उसके ऊपर 10 प्रवचन हमने ये किए थे। तो ये जो है वो अवेयरनेस का यहाँ उपयोगिता है, वो समझ में आएगी आपको कि अगर थोड़ी अटेंशन, थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं तो हमारे इंटेंसिटी का स्कोर ही बदल जाता है। और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में हर समय आप अवेयर रहने का प्रयत्न करिए, वर्तमान में रहने का प्रयत्न करिए, क्योंकि यही कारण है कि जिससे हमारा ये जो है प्रॉपर मेथोडिकल ये सब पूरा जो ऑपरेशन है वो चलता रहे। The internal balance sheet is drawn, presented and passed by these directors. अब ये जैसे एक जैसे बिजनेस हाउस की बात की ना, इस तरह ये भी हमारा अंदर एक बिजनेस हाउस जैसा ही है। और हमारे ये 4 डायरेक्टर है, कुल मिला के तो 7 है, पर रोजिंदा कामकाज के लिए ये 4 डायरेक्टर ही कामकाज करते हैं IESM केंद्र। तो वो 4 डायरेक्टर है, तो वहाँ बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया जाता है और पास भी कर दिया जाता है। लेट द 4 डायरेक्टर्स बी टोल्ड एंड इन व्हाट मैनर आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंपनीज फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो ये डायरेक्टर को कह देना चाहिए कि भाई ये आप जो कर रहा है वो क्या कर रहा है और किस तरह कर रहा है, और जो ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है इसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही हो। जो चीज़ है ये घाटा में है या फायदा में है, जो कंपनी की स्थिति है उसके कारण आप हो। तो हमारी अंदर की जो स्थिति है उसके कारण, उसका भी कारण जो है उसके जिम्मेदार ये 4 केंद्र ही है। बट हु विल टेल देम, तो ये चारों केंद्रों को कहेगा कौन? क्योंकि हमारा जो सो कॉल्ड माइंड कहते हैं या जो कहते हैं वो तो ये चारों केंद्र के साथ में ही है। हम अलग तो हमारी कोई आइडेंटिटी हम महसूस ही नहीं कर सकते। जैसे 4 केंद्र खुद हम ही हैं और हर केंद्र के साथ हम जुड़े हुए हैं, ऐसी ही हमें एक फीलिंग होती है। अगर विटनेस अंदर डेवलप होता है, साधना लंबे समय करने के बाद एक दृष्टा अगर आता है, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये IESM केंद्र की तो एक रमत है हमारे अंदर, ये बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, और मैं तो उससे निर्लेप हूँ, अछूत हूँ, मैं तो विटनेस हूँ। तो वो तब आता है कि जब साधना अच्छी तरह की होती है और एक विटनेस डेवलप होता है, तब ये IESM केंद्र की रमत को हम ज़रा दूर से देख सकते हैं। वरना तो फिर ये रमत चलती रहती है और फिर उसको कहेगा कौन कि ये चारों केंद्रों को कौन कहेगा कि तुम्हारी गलती है। In some cases, the directors do not even attend to this function and their PA, secretary and other staff carry out the job. तो जो ये चारों केंद्र जो है मेनली, वो कभी कभार तो वो काम नहीं करते, पर उसके असिस्टेंट, मतलब कि हमारे अंदर जो हर सेंटर्स होते हैं उसके अंदर हर सेंटर्स के सेल्स होते हैं और वो सेल्स के भी फंक्शंस होते हैं। तो कई बार पूरा सेंटर काम नहीं करता है, पर वो सेल्स जो होते हैं अंदर के वही कामकाज कर लेते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। लेट द पास्ट बी फॉरगॉटन एंड लेट देयर बी नो रिग्रेट। तो भूतकाल जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दो, उसको में पछतावा करने का भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे देखना है, और आगे अगर हम इंटेंसिटी को अच्छी तरह बना सकते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा की बात होगी। द बिजनेस इज गुड एंड शुड एंड विथ ए लिटिल केयर
could be highly profitable. तो अगर हमारा ये धंधा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो और प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब एकदम जो एक लेमैन है जिसको कुछ समझ नहीं है और जिसके इमोशनल और सेक्स सेंटर बहुत पावरफुल है, उनके अंदर तो वो गाता का ही है। पर जो अभी साधक है, थोड़ी अंदर जागृति आ गई, थोड़ी उसके अंदर समझ आ गई और थोड़ा अलग ढंग से जीने का प्रयत्न कर रहा है, उसके अंदर ये थोड़ा और जो केयर ली जाएगी तो वो पूरा ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल हो सकता है। एक लेमैन के अंदर तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, पर साधक के अंदर वो पॉसिबिलिटी है। वी शुड अप्लाई आवर सेल्फ एंड अप्लाई द प्रॉपर मेथड। तो हमें हमारे दिलो जान से करना है और प्रॉपर मेथड से करना है। द ट्रबल इज दैट द चेयरमैन एंड द सीनियर एंड जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर सेल्डम और नेवर अटेंड द बोर्ड मीटिंग एंड दिस आर ऑल परमानेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। तो ये जो चारों केंद्र है वो मीटिंग के अंदर, मतलब कि जो मीटिंग का एक अर्थ हम यहाँ ये कर सकते हैं कि जो कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है उसके अंदर वो कोई खास या जो जॉइंट में जो इंटेंसिटी बन रही है उसके अंदर वो खास कोई इंटरेस्ट लेके कुछ काम नहीं कर रहे हैं या कोई इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं। बाय द लॉ ऑफ एवरेज द प्लस एंड माइनस गो ऑन एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग and at the close of a normal person's life the net resultant is very much the same so what one was born with। अब ये एक प्रॉब्लम है कि जो एवरेज लॉ ऑफ एवरेज, मतलब उसका जो सरेराश निकाला जाए तो जितनी प्लस होती है उसके सामने इतनी माइनस भी हो जाती है। तो पूरी जिंदगी के अंदर देखा जाए तो जिंदगी भर में थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा गंवाते हैं, थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा गंवाते हैं, और जब मृत्यु आती है, जब एंड होता है, उस समय जो बैलेंस है वो उसमें कोई ज़्यादा कोई प्लस नहीं होता है। ज़्यादा माइनस होने की संभावना होती है पर ज़्यादा प्लस की संभावना तो कम होती है। और जो उसका जो जन्म के समय की जो उसकी इंटेंसिटी थी शायद वो मृत्यु के समय भी इतनी ही रहती है, कई बार उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है या फिर माइनस में बढ़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो लोग अपने आप पर काम नहीं करते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ावा नहीं देते हैं, अच्छे विचार अच्छी साधना नहीं करते हैं, तो जिस तरह हम जन्मे थे और उस समय जितनी हमारी इंटेंसिटी थी, जो एनर्जी का जत्था था, वो शायद मृत्यु समय भी इतना का उतना। तो जिंदगी भर में हमने कुछ कमाया ही नहीं, खाया पिया और मौज किया, बस बात खत्म। And therefore hardly has any chance to evolve further, or if at all the progress is infinitesimal and long drawn, straightening to eternity। तो फिर ये इटर्निटी तक उसका जो हमारा इवोल्यूशन है वो कोई होता नहीं है, क्योंकि यही एक हालत रहेगी, कमाया और गंवाया। तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, हर जन्म में यही गेम चलती रहेगी। तो फिर इवोल्यूशन कहाँ से होगा? इवोल्यूशन तो तब होता है कि जब कुछ बैंक बैलेंस बनता है, कुछ पॉजिटिव इंटेंसिटी हमारे अंदर इकट्ठी होती है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति का इवोल्यूशन हुआ। अब ये तो सरबर हो जाता है, जितना कमाया और जितना इतना ही गंवाया, तो फिर इवोल्यूशन का जन्मों जन्म तक कोई चांसेस नहीं रहता है। Normally an average person thinks in a haphazard way at the normal or no mind rate of 12 thoughts per pulse beat। तो एक सामान्य व्यक्ति है, उसका जो सोच है, अगर हम हमारा भी सोच देखेंगे तो कई बार हमारी सोच एकदम हैफेजार्ड होती है, उटंग पटंग होती है, अव्यवस्थित रूप में चलती रहती है। कभी ये विचार आया, कभी वो विचार आया, इस तरह। और ज़्यादा हम टेंशन में होते हैं तो इस तरह ज़्यादा होता है, हैफेजार्ड थिंकिंग हमारा होता है।
और उस समय जो है वो पर पल्स बीट के ऊपर हमारा 12 थॉट बनते रहते हैं। तो एक जो पल्स बीट है उसके अंदर 12 बार का विचार निर्माण होता है। जो आगे का जो कोष्टक है उसमें भी यही बात बताते हैं। A normal person during the waking hours entertains 12 thoughts into 72 beats per minute into 60 minutes per hour is equal to 51,840 thoughts per hour। तो एक घंटे के अंदर 51,000 से भी ज़्यादा हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं। और किस तरह ये आए तो 12 थॉट है, 72 पल्स बीट है एक मिनट के अंदर, और 60 मिनट एक घंटा। तो इस तरह ये 51,840 थॉट पर घंटे हम प्रोड्यूस करते रहते हैं। ज़्यादा कम होता है पर नॉर्मल कोर्स में इतना रहता है। We have noted earlier how by correct method we can have plus resultant intensity। तो अगर करेक्ट मेथड को अप्लाई किया जाता है तो प्लस इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती रहती है। तो यहाँ करेक्टिव मेथड का महत्व भी वो बताते हैं कि भाई करेक्टिव मेथड अगर की जाती है तो प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि करेक्टिव मेथड का मतलब वो जो खाली करेक्टिव मेथड इस किताब में बताई वो नहीं, पर इसके अंदर डिफाइनिंग, 3 स्टेप, फेज वगैरह जो भी करते हैं तावरिया जी ने जो दिया है प्रैक्टिसेस, वो जो भी कुछ हम करते हैं वो सब करेक्टिव मेथड के अंदर हमें लेना है। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दिस रेट ऑफ थॉट कैन बी सुटेबली डिक्रीज। और किस तरह ये विचार जो है, विचारों का जो रेट है, जो अभी बताया कि एक पल्स बीट के अंदर 12 होता है, तो 12 के बदले अगर कम हो सकता है, क्योंकि ध्यान का अगर करना है, ध्यान की ओर जाना है, तो जितने विचार कम होते जाएंगे, एक पल्स बीट के अंदर शायद एक विचार आ जाए तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। तो इस तरह प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। However, by corrective methods and proper diligent application to other methods shown in this book, the thought rate could be reduced substantially। तो अच्छी तरह इसको हम कम कर सकते हैं। ये जो थॉट रेट जो है, एक पल्स बीट के ऊपर अभी 12 चल रहा है, फिर उसको 7, 6, ये जो हमारा, अगर आपके पास किताब है और किताब में आप देखोगे ये पुस्तक, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह ये कम होता जाता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द एंशिएंट सेजिस गिव्स द फॉलोइंग टाइम टेबल। ये टाइम टेबल दिया है किसने? एंशिएंट सेजिस, हमारे जो पूर्वज थे, जो गुरुओं थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये इस तरह का टाइम टेबल बनाया था। तो ये यहाँ दिया गया है। अब देखिए कि 4 प्रकार के माइंड के पार्ट यहाँ बताया है। माइंड 1, फिर माइंड 2, फिर माइंड 3 और लास्ट में माइंड 4। तो इस तरह का हमारे जो ब्रेन या माइंड है, ब्रेन एंड माइंड तावरिया जी दोनों कहते थे, इसका चारों का यहाँ हमारे अंदर, मतलब ये एक तावरिया जी ने एक फंक्शनल इसको इस तरह डिवाइड किया है। ब्रेन तो एक अपना अंदर पूरे के पूरा है, माइंड भी एक पूरी चीज़ है, पर फंक्शनल रूप से उन्होंने इसको डिवाइड किया है, या फिर अंदर का जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप किया है। तो कि भाई नॉर्मल सेक्शन 1 जो है ब्रेन या माइंड का, वो IESM केंद्र का होता है कि जहाँ ये सब पूरी रमत है, और ये जो वहाँ किस तरह ये थॉट बनते रहते हैं, इसका ये माइंड 1 के अंदर दिया है कि भाई 1/12 ऑफ ए पल्स बीट, तो 12 उसके अंदर थॉट बनते हैं। फिर 1/10 जब पल्स बीट होते हैं तो 7 बन जाते हैं। 1/8 के अंदर 6 बन जाते हैं। 1/6 के अंदर 5 होता है। 1/4 के अंदर 4 थॉट्स बनते हैं। 1/3 के अंदर 3 थॉट बनते हैं। फिर हाफ पल्स बीट के ऊपर 2 बनते हैं, और 1 पल्स बीट होता है उसके साथ में 1। ये सेक्शन 1 के अंदर ये चीज़ होती रहती है। और साथ में क्या लिखा है? लेसर देन दिस में occasionally be as show 1 but unconsciously।
तो यहाँ ये ओकेजनली वन जो है वो तो बहुत कम स्थिति के अंदर होता है। कभी कभार ही हो जाता है कि एक पल्स बीट के अंदर एक, क्योंकि ये तो एक अच्छी स्थिति हो जाती है उसके अंदर। तो वो तो और अनकॉन्शियसली कभी कभार कुछ ऐसी स्थिति बन गई तो एक पल्स बीट के साथ में एक थॉट निर्माण हो सकता है, बट दैट इज रेयर। नॉर्मल शैलो थिंकिंग एंड रूटीन एंड मैकेनिकल थिंकिंग गिव वेरी लो स्कोर्स। तो हमारा तो नॉर्मल कोर्स के अंदर दिन भर में शैलो थिंकिंग होता है और रूटीन का और मैकेनिकल थिंकिंग जो होता है, इसकी वजह से हमारा जो ये इंटेंसिटी का स्कोर जो है वो हमेशा लो हो रहता है। और इंटेंसिटी भी यहाँ बताई गई है साथ में कि जब पहले 1/12 के ऊपर माइनस और प्लस 10 इंटेंसिटी बनती है। फिर जैसे जैसे थॉट कम होते जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, 10 से 20, 30, 50, 75, 100, 200, 300, इस तरह जैसे जैसे थॉट कम होते हैं तो इंटेंसिटी का बनना भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये माइंड वन का भाग है। उसके साथ में माइंड जो टू है, बाद में मैं थोड़ा ये डिटेल से बताऊंगा वन और टू क्या है तावरिया जी के दूसरे पेपर से। तो टू के अंदर फिर अभी ये है कि अगर वन अपॉन मतलब कि ये जो 9 नंबर है इसके अंदर वो अगर 1.5 पल्स बीट होता है, 1.5, तो एक पल्स बीट के मतलब एक थॉट वहाँ बनता है। फिर अगर 2 पल्स बीट होते हैं तो भी एक थॉट, फिर 2.5 पल्स बीट, 3 पल्स बीट और 3.5 पल्स बीट, सबके अंदर एक ही थॉट बनते हैं। मतलब पल्स बीट जो है वो यहाँ अगर इस तरह होते जाते हैं कि पल्स बीट के सामने इस तरह थॉट का ये एक एक रूप में बना रहता है, और इसमें भी इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। बाय करेक्टिव मेथड वन कैन हैव डीपर थिंकिंग एज शोन लेटर इन द बुक। तो ये करेक्टिव मेथड अलग अलग उपयोग करने से ये हो सकता है। अब मेरे पास एक दूसरा सौर्या जी का पेपर है, थोड़ा लंबा है पर मैं अभी वो ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। इसमें माइंड और माइंड वन और माइंड टू के बारे में क्या बताया है वो थोड़ा हम देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए ये चीज़। देयर आर 4 sections of the brain. The gray matter brain has an area that can be divided into 4 sections and placed under the jurisdiction of 4 main portions of the gray matter brain. तो यहाँ ये जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर है उसको 4 हिस्सा में डिवाइड करके उसका उसको ये करने का बताया है। उसका फंक्शन क्या है वो ये बताते हैं। ईच पोर्शन ऑफ द ग्रे मैटर हैज इट्स माइंड एंड सो वी हैव 4 sections ऑफ माइंड। तो ब्रेन और माइंड दोनों का सेक्शंस है। The centers intellectual, emotional, sex and moving comprise the first portion of the gray matter and mind section 1। तो सेक्शन 1 कौन सा है? जो IESM जहाँ केंद्र है वो सेक्शन 1 ब्रेन और माइंड का है। अब सेक्शन 2 कौन सा है? इंस्टिंक्टिव सेंटर इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ माइंड सेक्शन 2। तो इंस्टिंक्टिव सेंटर वो सेक्शन 2 है। what we call junior managing director or sixth center is the third portion of the gray matter or mind section 3, and the senior managing director or seventh center is the fourth portion of the gray matter or mind section 4। तो यहाँ सीनियर और जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है जो हम आगे देख चुके हैं, ये 4 पोर्शन है। अब ये नॉर्मल कोर्स में कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ज्यादातर लोगों के अंदर तो फर्स्ट सेक्शन ही काम करता है। सेकंड
तो अपने आप में काम करता रहता है, और थर्ड और फोर्थ तो सामान्य व्यक्ति के अंदर डेवलप ही नहीं होते हैं। अब सेक्शन 1 के बारे में यहाँ ये क्या कहते हैं वो जरा देखते हैं। द फर्स्ट सेक्शन हैज द speciality of creating forms and pictures, making very quick pictures to understand life expressions and movements. तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है आईएसएम के अंदर जो है, वहाँ जो वो पिक्चर्स और फॉर्म्स का क्रिएशन होता है, मतलब कि अलग अलग हमारे अंदर विचार जो बनते हैं या रूप बनते हैं, पिक्चर्स बनते हैं, उसका फॉर्मेशन वहाँ होता है, और बहुत झड़प से ये चीज बनती रहती है ताकि हम लाइफ को अंडरस्टैंड कर सके। इट कैन नेवर फोकस अटेंशन फॉर मोर देन ए स्प्लिट सेकंड। अब ये इसका एक प्रॉब्लम ये है कि कभी भी वो अटेंशन को ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकता है, स्प्लिट सेकंड से ज्यादा वो ठहर के नहीं रह सकता है, ये वो इतना चंचल रहता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू अदरवाइज बाय नेचर। तो उसका कोई काम भी नहीं है कंसंट्रेशन वगैरह, उसका काम अलग ही है। इफ दिस quality of this section of the brain were not operative as it is, life as is understood on this physical cellular world would be impossible of being understood or experienced। तो ये आईएसएम अगर काम नहीं करते तो हम जिंदगी को महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये आईएसएम काम कर रहा है इसीलिए तो हम जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चार केंद्र कोई निकम्मी चीज नहीं है, या इसको एकदम बंद नहीं करना है, उसको सही ढंग से किस तरह वो काम करे वही हमें देखना है। नहीं तो फिर जिंदगी को हम अच्छी तरह एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। Brain portion 1 or mind section 1 makes us aware of the external physical world, which is a world of wonder. That is all creation. Its weapon are reasoning, logic, common sense. तो ये जो है वो जिस तरह आगे बताया, तो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड है इसको अवेयर, उसमें हम जो जो हमारी अवेयरनेस है एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम जो फील कर रहा है, महसूस कर रहे हैं, वो क्योंकि ये आईएएसएम केंद्र है इसीलिए हम कर रहा है। और उसके वेपन्स क्या है? रीजनिंग माने बुद्धि, लॉजिक मतलब तर्क शक्ति, और कॉमन सेंस, इसके द्वारा ये आईएएसएम केंद्र काम करते हैं। चारों केंद्र का काम क्या है कि वो सोचना है, ये करना है, और उसके ऊपर दिमाग कहते हैं, इस तरह का दिमाग चलाना है, और कॉमन सेंस का यूज करना है, ये सब सेक्शन 1 में होता रहता है। All conscious reactions of pleasure and pain, pleasant and good and happy, and the range of human emotions and patterns are registered at gray matter or mind section 1. Coded impulses decoded into thought by the intellectual, emotional, sex and moving center. तो ये चारों केंद्र के अंदर डिकोडिंग होता रहता है, और ये ग्रे मैटर का जो या रजिस्ट्रेशन एरिया है वहाँ ये चीज बनती रहती है। These four centers and their working form what we call our waking mind or consciousness or normal consciousness of the mind. तो हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जागृति है, सामान्य जागृति है, जिसे हम जीवन जीते हैं वो जागृति, तो वो ये चारों सेंटर के कामगिरी से ये अवेयरनेस निर्माण होती है। तो हमारा वेकिंग माइंड जो है उसको इसलिए इसको वेकिंग माइंड या कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस माइंड कहते हैं, क्योंकि वो ये कॉन्शियसनेस को बाहर बाहर के लेवल के एक्सटर्नल लेवल के ऊपर वो महसूस कर सकता है। अब एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया कि नॉर्मली 99% ऑफ द ह्यूमैनिटी डज नॉट गो बियॉन्ड दिस सेक्शन ऑफ द ब्रेन। 99% जो ह्यूमैनिटी है पूरी ह्यूमैनिटी के 99% जो है वो ये इसे बाहर नहीं निकल सकती है, ये सेक्शन 1 के अंदर ही जिंदगी भर काम करते रहते हैं और मर जाते हैं उसके अंदर ही। And what is more amusing is that of section 1, only 98 of them cannot and do not make use of more than 20%
ऑफ दिस सेक्शंस ऑफ ब्रेन और माइंड और सेक्शन 1। अब देखिए कि पूरी ह्यूमिनिटी है उसका तो 99% लोग ही सेक्शन सेक्शन 1 का उपयोग करते हैं। हाँ? और जो ये 99% जो ब्रेन का जो उपयोग 99% लोग करते हैं वो भी पूरा नहीं करते हैं। आईएएसएम केंद्रों का खाली 20% ये सेक्शन 1 का उपयोग करते हैं। तो कितना रेशियो डाउन हो जाता है? 98 ऑफ देम कैन नॉट एंड डू नॉट मेक यूज मोर देन 20%। तो 99% में से 98% लोग तो ऐसे है कि खाली ये ब्रेन का खाली 20% का ही उपयोग कर सकते हैं। जिसकी कैपेसिटी 100% है उसकी 20% ही उसका यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल लोग का जो थिंकिंग और बिहेवियर वो वगैरह हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि क्यों, क्योंकि ये 20% जो ब्रेन का जो सेक्शन 1 का फुल फ्लेज जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका खाली 20% ही वो लोग करते हैं। और ऐसे ह्यूमिनिटी का 98% जो है ऐसे लोग हैं। ये एक बहुत कम नसीबी है। अब सेक्शन 2 क्या है वो भी मैं जरा जल्दी से बता देता हूँ। Brain portion 2 or mind section 2 makes us aware of the inner functions of the body over which we have no control because we are normally in mind 1 and which is another world of wonders. तो ये जो दूसरा जो है वो इनर फंक्शंस के लिए है। हमारी जो अवेयरनेस जो है मेक्स अस अवेयर, हमें अंदर के जो फंक्शंस है उसके प्रति हमारी जागृति यहाँ बनती है। हम वहाँ जागृति पूर्वक हम जान सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, पर इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इट्स वेपन इज इंट्यूशन एंड रीजन। तो इंट्यूशन अंदर से जो प्रेरणा होती है इसका ये वेपन होता है सेक्शन 1 का। सेक्शन 1 का सॉरी सेक्शन 2 का ये है। सेक्शन 1 का तो हमने देखा कि रीजनिंग है, कॉमन सेंस है, ये सब सेक्शन 1 के अंदर लॉजिक है। ये सब जो दिन भर में माथा कुट करते रहते हैं ना सेक्शन 1 के लोग, लॉजिक लगाते रहते, तर्क करते रहते हैं। पर यहाँ इंट्यूशन और रीजन, तो यहाँ रीजन डीप रीजन होता है। इट इज सबकॉन्शियस टू आउटसाइड फिजिकल वर्ल्ड बट कॉन्शियस ऑफ द अदर टू सेक्शंस 3 and 4। तो ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए सब कॉन्शियस है, पर तीसरा और चौथा अंदर का सेक्शन है उसके लिए ये कॉन्शियस ब्रेन है। अब उसके भी दो पार्ट है। Section 2 of brain has two subsections. Subsections A takes care of the important functions of digestion, breathing, blood circulation, uh, beating of the heart, movement of the diaphragm, pulse, excretion, sleep, etc., which is the jurisdiction of brain portion 2 or mind section 2 and is developed from birth by God and nature। तो ये हमारे अंदर की जो क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है, खाना पीना ये सब जो है अपने आप में हमने खाया तो अंदर हजम हो जाता है, हम कुछ करते नहीं है, अंदर की प्रोसेस तो हमें कुछ पता ही नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन 24 घंटे होता रहता है, हार्ट बीट जो है वो चलते रहते हैं, श्वास चलता रहता है। ये कुदरत ने एक डिफॉल्ट में ये सब बना दिया है इस तरह कि अपने आप में चलता रहा है। ये सेक्शन 2 का पोर्शन 1 है। सेक्शन 2 का ये सब सेक्शन ए है। और दूसरा सब सेक्शन बी है, उसके अंदर है स्पेशलिटी टू टेक वन थॉट और picture at a time is sent by the intellectual center of section 1 for deeper study and learn the purpose and find the proper answer to the problem or a question is presented। अब ये इसका दूसरा काम ये है, जैसे हम कहते हैं कि भाई कंसंट्रेशन करना है या अवेयरनेस से काम लेना है, तो यहाँ ये जो सेक्शन 2 है, ब्रेन सेक्शन 2 है, वहाँ ये चीज आती है। सेक्शन 1 जो है आईईएसएम केंद्र कभी भी ना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ना अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, ना धारणा ध्यान समाधि कुछ भी जो हम जो आध्यात्मिक जिसको कहते हैं ऐसी कोई चीज सेक्शन 1 नहीं कर सकता। उसका काम तो जीने का है और अच्छी तरह जीवन चले, इसलिए सब अंदर कामकाज चालू रहता है। सेक्शन 2 का काम ये फिर यहाँ आध्यात्मिक जो हम अंदर जाना है, हमारे अंदर क्या चल रहा है
ऑब्जर्वेशन करना है, अवेयरनेस डेवलप करना है, कॉन्शियसनेस डेवलप करना है, तो ये सेक्शन 2 का पोर्शन बी उसका उपयोग करना है। सेक्शन 2 का जो पोर्शन ए है वो तो अपने आप में, जिसको हम इंस्टिंक्टिव सेंटर कहते हैं, तो इंस्टिंक्टिवली वो तो काम करता रहता है। और ये दूसरा पार्ट जो है वो इसके अंदर ये धारणा ध्यान के लिए है, इस तरह ये समझना है। This subsection of the brain gives moral aspect and true values in life. This subsection of the brain is not operative consciously in 99% of the humanity today. तो ह्यूमैनिटी के 99% लोगों के अंदर ये सेक्शन 2 का जो बी पार्ट है, जिसको जो धारणा ध्यान के लिए है, वो ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं है। खाली ये पार्ट जो है इंस्टिंक्टिव का वो डेवलप है, क्योंकि वो बाय नेचर ये डेवलप है। पर बी पार्ट को हमें कॉन्शियसली डेवलप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और उसको डेवलप करना पड़ता है। वो नॉर्मल कोर्स के अंदर ये है नहीं। दिस पोर्शन बी इज टू बी डेवलप कॉन्शियसली बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बीइंग। तो ये सेक्शन 2 की बात है। तो यहाँ सेक्शन 1 और 2 जो हमें समझना है, और यहाँ भी ये चार्ट के अंदर भी जो बताया हुआ है, ये यही है कि इसके अंदर थॉट धीरे धीरे करके माइंड के सेक्शन 1 के अंदर तो ज़्यादा थॉट चलते रहते हैं, पर सेक्शन 2 के अंदर हम थॉट को एक थॉट के ऊपर भी ले जा सकते हैं, और इसके अंदर चिंतन या मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। सेक्शन 3 और 4 जो है वो तो हमारे अपना कभी काम के ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो कुछ काम नहीं करता है। हायर मोर रिफाइंड थिंकिंग और इंटेंस नेगेटिव थिंकिंग, वन रिदमिक ब्रेथ। तो ये सेक्शन 3 और 4 के अंदर ये होता है कि एकदम रिफाइंड थिंकिंग होता है, और कभी कभी एकदम इंटेंस नेगेटिव थिंकिंग होता है, वो भी ये पार्ट के अंदर से आता है। जैसे कि हमने आगे हिटलर की बात की थी, तो इस तरह का भी कभी यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ समाप्त करते हैं। थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड था, जिस तरह मैं समझ, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। थोड़ा समय है, प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। यदि कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न? તારા સાહેબ નમસ્તે. हाँ नमस्ते, बोलो। અ, આને જરા વધારે આપ એક્સપ્લેન કરી શકો માઇન્ડ 2 ને, કે જે ઇનર फंक्शंस हुई છે, सॉरी हिंदी में बताता हूँ, जो इनर फंक्शंस है उसको आप जगा सकते हैं। तो एक बाजू आप बता रहे हैं कि भाई इनर फंक्शंस को आप अवेकन कर सकते हैं, और दूसरी बाजू इसका वेपन है इंट्यूशन। तो इसको थोड़ा और एक्सपांड करके समझा सकते हैं सर? इसकी इतनी बात है इसके अंदर कि इसको सेक्शन 2 के 2 पार्ट है। एक पार्ट जो है भगवान ने हमें दिया हुआ है, डेवलप ही दिया हुआ इनबिल्ट है। है। जैसे कि ये सब हमने देखा कि डाइजेशन, ये ब्रीदिंग, ये वो सब हो रहा है अपने आप में, तो ये तो पार्ट उसमें हम कुछ करना नहीं है। अब रहा दूसरा पार्ट की जो कंसंट्रेशन वगैरह के लिए जो दूसरा पार्ट है, वो भी नॉर्मल कोर्स के अंदर हमने देखा ना कि 99% के अंदर ये पार्ट भी डेवलप होता नहीं है। और इसमें हाँ, यही चीज है कि जितना देखो इसके अंदर बहुत सारा आध्यात्मिक, ये आजकल जो सब टेक्निक है, ध्यान है और अलग अलग टेक्निक वगैरह जो कुछ है, वो सब यही एक प्रयत्न है पूरे स्पिरिचुअल ग्रुप के अंदर, या स्पिरिचुअल जो मास्टर्स अब तक के हो गए, इन सब का यही प्रयत्न था कि भाई ये सेक्शन 2 का ये बी पार्ट किस तरह डेवलप हो। और इसीलिए हजारों साल से अलग अलग मंत्र की साधना, तंत्र की साधना, फिर योग की साधना, ध्यान की विधियां अलग अलग, इस तरह ये सब कुछ अब तक में डेवलप हुआ हुआ है। इसका पर्पस यही है कि किसी तरह ये इंसान का सेक्शन 2 का बी पार्ट भी काम करने लगे, ताकि वो अंदर और गहराई से जा सके।
तो ये जो है वो इसके लिए तावरिया जी ने तो पूरी सिस्टम दी हुई है कि भाई थ्री स्टेप रिफाइनिंग ये सब हम जैसे जैसे करते जाएंगे इस तरह धीरे 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 करके आपका ये जो बी पार्ट है वो डेवलप होता जाएगा। और शुरुआत में इंट्यूशन भी थोड़ी कम आती जाएगी, पर जैसे जैसे वो डेवलप होता जाएगा ऐसे ऐसे आपकी इंट्यूशन भी बढ़ती जाएगी। तो एक ही चीज है कि हम कितना दिलो जान से ये सब साधना ये प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर पूरा मदार है कि ये डेवलप हो। इतना ही हमें करना है। ठीक है। थैंक यू दारा सर, थैंक यू। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो फिर यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट रविवार को फिर से मिलेंगे। तब कब के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।